मिशन एक अपनी छात्रों के प्रति जिम्मेदारी को लेकर एक बहुत गजब के विषय के साथ आपके समक्ष इस परिचर्चा में उपस्थित हुआ है। मैं इस परिचर्चा में आज के हमारे जो विद्वान हैं, और यूँ कहा जाए जिन्हें कि राजनीति विज्ञान का जिन्हें मैं जिंदा पॉलिटिकल साइंस कहता हूँ, जिनका लेखन, जिनका शिक्षण और जिनके विश्लेषण इतने महत्वपूर्ण रहे हैं हमेशा से कि प्रतियोगियों को उनकी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए निर्णायक भूमिका अदा कर रही है। मैं आज की इस परिचर्चा में मिशन के इस स्टूडियो में आदरणीय, सम्मानीय और आप सबके चहेते और लाडले श्री जीसी जाखड़ सर का अभिनंदन करता हूं। आप राजनीति विज्ञान के बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छे शिक्षक, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं पिछले कई वर्षों से इन्हें जिंदा पॉलिटिकल साइंस कहता हुआ आया हूं। आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भी बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं। कई परिचर्चाओं में आपने पार्टिसिपेट किया है और पिछले कई वर्षों से आप प्रतियोगिता परीक्षा में राजनीति विज्ञान, राज्य व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर छात्रों को अपने दिशा निर्देश देकर और उन्हें सफलता के पथ पर अग्रसित कराए आए हैं। तो जाखड़ साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। देखिए, आज हम अपनी चर्चा जो प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस चर्चा का जो विषय आज हमारा है वो है कि जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन। देखिए, बहुत बातें जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर कही गई है, बहुत सारी बातें उन्हें लेकर हुई है। एक बहुत अखबारों ने इनके बारे में, है ना, अलग अलग विद्वानों ने इनके बारे में अपनी राय रखी है, लेकिन एक राजनीति विज्ञान के लेखक और शिक्षक भारतीय संविधान के अनुसार उस जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन को क्या समझते हैं और उसका वास्तविक विश्लेषण क्या है, हमारा आज ये प्रयास रहेगा कि आप सभी लोगों को हम आज इस विषय में इतनी बढ़िया परिचर्चा दे पाएँ कि आपको फिर कभी भी इस विषय को दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़े और इससे संबंधित आपके मन में कोई जिज्ञासा नहीं रहे। आप भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जाखड़ सर, जम्मू कश्मीर राज्य देश का हमेशा से एक ज्वलंत बिंदु रहा है। एक हमेशा से देश में जम्मू कश्मीर एक बड़ा, इसे लेकर राजनीति भी हुई है, इसे लेकर चर्चाएं भी हुई है और इसे लेकर बड़े विवाद भी हुए हैं। तो देश की आज़ादी के समय 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उस समय देश में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थी। देसी रियासतें थी, ब्रिटिश प्रांत थे और कमिश्नर क्षेत्र थे जो सीधे ब्रिटिश गवर्नर के अधीन थे। तो उन व्यवस्थाओं में उस समय की जो स्वतंत्रता के समय की स्थिति थी, क्या ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर 562 रियासतों में आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक चर्चा का विषय बनता हुआ है? सर, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ऐसा विषय उठाया जो विद्यार्थियों के करियर से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जैसे आरएस मेंस का रिजल्ट आया है, हाँ सर, तो इंटरव्यू चलेंगे। हाँ। तो ये अभी हाल ही के साल 6 महीने में जो नई राजनीतिक, जो संवैधानिक रूप से कह सकते हैं, अभी जैसे राजस्थान में दल बदल की बात चल रही है, जम्मू कश्मीर का है, तो ये एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर। तो सबसे पहले तो आरएस मेंस जिन विद्यार्थियों को ये, उनको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि वो इस विषय से अच्छी तरह थोड़ी समझ डेवलप करें, और जो भी कोई आपको जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो सर, अपना जो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे हम संवैधानिक दृष्टि से करेंगे। जी सर। क्योंकि ऐसा कोई अपन स्टेटमेंट या ऐसी कोई चर्चा नहीं करेंगे जो कोई विवाद उत्पन्न करे, कोई कुछ करे। अपना संवैधानिक पहलू से हम चर्चा करेंगे। तो जैसे आपको पता है, विद्यार्थी भी जानते हैं कि हमारा जो देश था, ब्रिटिश शासन काल जब था, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में हमारे देश की शासन प्रणाली ब्रिटिश हाथों में थी। जी सर। लेकिन आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान बना तो अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात कही गई, जिसका 1935 के भारत शासन अधिनियम में उल्लेख था। जी सर। ब्रिटिश शासन काल के दौरान
ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, कुछ प्रांत जो चीफ कमिश्नर के अधीन थे और कुछ देसी रियासतें हुआ करती थी। जी सर। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में कहा गया था कि ब्रिटिश प्रांतों से और देसी रियासतों से इनसे मिलकर एक संघ का निर्माण हो, लेकिन उसमें कहा गया कि रियासतों को छूट दी गई कि वो पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हैं और भारत संघ में भी शामिल हो सकते हैं। तो यहीं से क्या रियासतों के जो राजा थे, शासक थे, इनके मन में एक स्वायत्ता की भावना पनपने लगी, क्यों नहीं हम अपने स्वायत्त सत्ता रखें। जी सर। तो जब हमारा देश का संविधान प्रारंभ हो रहा था, देश आज़ाद हुआ था, तो हमारा विभाजन हुआ देश का। तो विभाजन के दौरान कुछ रियासतें थी जो विवादों में रही, कुछ रियासतें पाकिस्तान के साथ चली गई, कुछ भारत के साथ रह गई। और जो सर्वविदित है जैसे कश्मीर था, जूनागढ़ था और हैदराबाद, ये रियासतें ऐसी थी जो विवादित रही कि इनकी ज़्यादा प्रबल थी कामना किसकी, स्वायत्ता की। स्वायत्ता की। जी सर। तो जूनागढ़ और हैदराबाद का मामला भी सुलझा लिया गया था। जी सर। बचा था कश्मीर का, हाँ। क्योंकि कश्मीर एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। जी सर। और भारत का विभाजन मुस्लिम यानी धार्मिक आधार पे हुआ था, पाकिस्तान मुस्लिम बाहुल्य था। जी सर। तो ये समीकरण ऐसा बैठा और राजा उनके हुआ करते थे हरि सिंह जी, जो कि एक हिंदू शासक थे। जी सर। तो आज़ादी के बाद में जब 1947 अगस्त में भारत आज़ाद हो गया, उसके कुछ महीने बाद ही कबायली आक्रमण हो गया कश्मीर पे। जी सर। कि पाकिस्तान का इरादा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो पाकिस्तान में शामिल कर लेते। तो उस समय हरि सिंह भारत सरकार से मदद मांगे। तो उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। तो हरि सिंह जी को सहयोग देने के बदले शर्त रखी गई कि आप भारत में विलय क्यों नहीं कर लेते, जब आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। हाँ। ज्यादा पृष्ठभूमि में चल के हम संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। तो क्या हुआ कि जब विलय पत्र पे बात चली कि चलो आप विलय कर लो ना भारत में, तो जब सारी जिम्मेदारी हमारी होगी, तो कुछ शर्तों के साथ 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भारत सरकार के साथ सहमति बनी कि 3 विषय, जिसमें रक्षा, सूचना और संचार, यानी रक्षा प्रतिरक्षा की होगी, विदेशी मामले और सूचना, ये मामले भारत सरकार के हाथ में रहेंगे, बाकी उनको दे दिया जाएगा। क्योंकि भारत सरकार ने जब रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था तो विलय पत्र का खाका तैयार कर रखा था सभी रियासतों के साथ, जयपुर, जोधपुर वगैरह जो भी सारी रियासतें थी। तो उन्हीं रियासतों के जो ढांचा बना रखा था ड्राफ्ट, उसी के आधार पे जम्मू कश्मीर को शामिल करने की बात चली, लेकिन उन्होंने अपनी शर्तें रखी और फिर आखिर में इन कुछ शर्तों के साथ उनका विलय हो गया। जी सर। जी सर। युद्ध की बात बाद में करेंगे, क्योंकि ये मामला यूएनओ में जाता है, फिर एलओसी बनती है, वो एक अलग पहलू। अभी तो हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जी सर। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर का कुछ शर्तों के साथ विलय हो गया भारत में 26 अक्टूबर 1947 को। अब 3 विषय हमारे पास रहे, बाकी विषय जम्मू कश्मीर सरकार के पास। जी सर। फिर हमारे संविधान का संविधान निर्माण होता है 1948 में। दिल्ली में समझौता हुआ, जैसे पटेल, नेहरू, कश्मीर नेता के मध्य, तो जिसे दिल्ली समझ या दिल्ली समझौता कहते हैं, जिस समझौते में यह सहमति हुई कि जम्मू कश्मीर से संविधान सभा में सदस्यों को शामिल किया जाएगा। शेख अब्दुल्ला वगैरह इनको जम्मू कश्मीर के 4 सदस्यों को संविधान सभा में शामिल कर लिया। फिर बाद में जम्मू कश्मीर की स्वायत्ता के संबंध में संविधान में विशेष प्रावधान जोड़ने के चर्चाएं उसी समय होने लग गई, और जिसमें संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो हमेशा इस बात के समर्थक नहीं रहे कि जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्ता दी जाए, क्योंकि जब राज्यों में, जब सब राज्यों के लिए एक समान व्यवस्था हो रही है तो उसके लिए, लेकिन अयंगर साहब उनके पक्ष में थे, जम्मू कश्मीर की स्वायत्ता देने के पक्ष में थे। और उसी समय ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष और संविधान के ड्राफ्ट तैयार करते समय फिर जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान की बात अनुच्छेद 370 में की गई, जो कि हमारे संविधान के भाग 21 में आता है। हमारे संविधान का भाग 21 जो अस्थायी प्रावधान करता है, अस्थायी संक्रमणकालीन या विशेष उपबंध करता है, जिसमें अनुच्छेद 370 कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान करता है। हमारा संविधान यद्यपि 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, परंतु अनुच्छेद 370 लागू हुआ 1952 में। अच्छा, जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय 370 यानी स्वायत्ता वाली बात, उसको विशेष जो बंद किया गया कश्मीर के लिए, वो प्रावधान अनुच्छेद 370 1952 में लागू होता है। क्योंकि उधर जो जम्मू कश्मीर की पैरेलल संविधान सभा की बात
सहमति स्वीकार कर ली गई थी, जी जो सर। कि संविधान सभा कश्मीर की भी अलग बनती है। कश्मीर की संविधान सभा बनती है, वहाँ का संविधान तैयार करती है, और वो संविधान नवंबर 1957 में वहाँ का अलग से लागू हो जाता है। सर। तो ये हम संवैधानिक कहानी की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लिए ऐसे अनुच्छेद 370 जोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि साहब पहले से ये था कि ये अस्थायी है। सर मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ। आपने बात कही कि 370 अनुच्छेद जो है ये 1952 में जोड़ा गया। जी। तो 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ था, उस समय जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति थी सर? जम्मू कश्मीर की स्थिति ये थी कि जम्मू कश्मीर यानी विदेशी, रक्षा हाँ। और संचार, ये मामले सारा भारत सरकार हैंडल कर रही थी। जी बाकी उनकी तरफ से यानी जम्मू कश्मीर का प्रशासन चलाने की शक्ति उन्हीं के पास थी। अच्छा 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 सर, जब 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था, उस समय राज्यों की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई थी। हाँ। उस कैटेगरी में जम्मू कश्मीर की स्थिति सर? हाँ सही, बढ़िया सवाल उठाए सर आपने। इसमें से कुछ नई बातें, और आप बच्चों आपको भी बहुत नई बातें सीखने को मिलेंगी। जी सर। हाँ। क्या है कि देखो सर, जैसे जब ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में हमारा शासन का संचालन करने के लिए ब्रिटेन ने प्रशासनिक दृष्टि से बांट रखा था, जी सर। जिसमें एक कैटेगरी ब्रिटिश प्रांत थे जी सर। हाँ। जिनका गवर्नर हुआ करता था। एक कैटेगरी ऐसी थी जो चीफ कमिश्नर के अधीन प्रांत हुआ करते थे, जैसे 4 थे, कुर्ग वगैरह, अजमेर मेरवाड़ा वगैरह, दिल्ली, ये थे। और बाकी क्या थी, देसी रियासतें थी। जी सर। हाँ। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू हुआ तो क्या हुआ कि जो हमारा प्रशासनिक जो ढांचा कर रखा था, यानी संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 4 कैटेगरी में बांटा गया। जी सर। जब हमारा संविधान लागू होता है तो संपूर्ण कैटेगरी यानी संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 4 श्रेणियों में बांट दिया, जिसमें श्रेणी क, श्रेणी ख, ग और घ, ए बी सी डी 4 कैटेगरी कर दी। जी सर। और हमारे टोटल जो राज्य क्षेत्र था उसको 4 कैटेगरी में बांट दिया, ऐसे टोटल 29 स्टेट बने। जी सर। एक कैटेगरी के राज्य थे, उन्हें ब्रिटिश प्रांत के राज्य कहा करते थे, जिसके लिए भाग 6 का प्रावधान किया गया था। जी सर। भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक किया गया था। बी कैटेगरी में जो राज्य थे उनका प्रावधान संविधान के भाग 7 में किया गया, जी सर। अनुच्छेद 238, जिसमें कहा गया। और याद रखने योग्य बात यह है कि राजस्थान और जम्मू कश्मीर इसी बी कैटेगरी में थे उस समय, यानी श्रेणी ख में थे, श्रेणी ख में थे, जिसमें राजस्थान भी था, जम्मू कश्मीर भी श्रेणी जम्मू ख में था, कश्मीर। बी था। तो ये भी एक बात कभी पूछ लिया जाए राजस्थान किस श्रेणी में हुआ करता था उस समय, तो बी का था। जी सर। श्रेणी सी थी, जिसमें भाग 8 था, 239 अनुच्छेद, जी सर। 239 से 242 तक थे। जी और सर। उसके बाद में भाग 9 था, जिसमें केवल अंडमान निकोबार था, जी सर। 243 अनुच्छेद था। ऐसे 4 कैटेगरी थी, 4 भाग बनाए गए थे। जी सर। अब क्या होता है कि जैसे हमने सुना पढ़ा कि आज़ादी के बाद में संविधान लागू होने के साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में मांग उठने लग गई राज्यों के पुनर्गठन की। जी जी सर। क्षेत्रीय मांग, क्षेत्रीय आकांक्षाएं कोई भाषा के आधार पे निर्माण की जैसे मांग उठने लगी। तो इन क्षेत्रीय मांगों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। जी सर। अच्छा, राज्य पुनर्गठन का गठन कब हो गया था? 1953 में किया गया, 53 में कर दिया। जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे फजल अली, और जिसमें 2 अन्य सदस्य, एक का नाम था हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। जी जी तो जी। 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1953 में, और इसने 1955 में सिफारिश दी। और इसने सिफारिश दी कि सभी जो 4 कैटेगरियां हैं, जी। इन 4 कैटेगरी को समाप्त करके भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 श्रेणियों में स्थापित करने की सिफारिश की, जिसमें एक कैटेगरी स्टेट और दूसरी यूनियन टेरिटरी यानी संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों, एक अच्छा सा सवाल ये भी बन जाता है कि हमारे देश में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र यानी भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 भागों में कब से है? ये 1 नवंबर 1956 से है। जी खूब सर। पढ़ते हैं, राजस्थान का एकीकरण भी पढ़ते हैं। हाँ। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए संसद ने संविधान में संशोधन किया, 7वां, जो बहुत फेमस है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जो 1 नवंबर 1956 को लागू हो हो गया सर। और उसके बाद में क्या किया गया? 2 कैटेगरी बना दी, एक तो बना दिया राज्य और एक बना दिया संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य। और उस समय टोटल राज्य बनाए गए 14।
14 राज्य बने हाँ, उस समय। और 6 केंद्र शासित स्थापित किए। अब ये संख्या बढ़ती बढ़ती, आज हम बात करें 2020 की तो 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित। केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरीके से राज्यों का ये कैटेगराइज किया गया था और इनको पुनर्गठन करने के बाद ये बातें ऐसे होती हैं। तो सर, जब 1 नवंबर 1956 को डॉक्टर फजल अली के नेतृत्व में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसमें 3 सदस्य थे, उनकी सिफारिशों को लागू किया और 7वां संविधान संशोधन किया गया। जी तो जो राजस्थान और जम्मू कश्मीर जो भाग बी में रखे गए थे, जी, है ना, उनकी स्थिति राजस्थान की तो हम जानते हैं, हम तो मुख्य धारा में आ गए, राजस्थान, है ना। तो जम्मू कश्मीर की उस समय क्या स्थिति रही सर? 1956 में जम्मू कश्मीर भी राज्यों की श्रेणी में आया, जी सर। लेकिन कुछ शर्तों के साथ उसको रखा गया। जैसे जी। आज हमारा संविधान है, हाँ। सब राज्यों के लिए भाग 6 था, हाँ हाँ जिसमें राज्य सबके लिए थे 152 से 237 तक। जी सर। हाँ अब क्या है कि जम्मू कश्मीर भी राज्य की कैटेगरी में था, लेकिन उसको विशेष दर्जा दे दिया, उसके ये लिए स्पेशल 19 प्रोविजन कर दिया। 1956 में। हाँ, जब 1956 में 14 राज्य बने जी सर। तो हाँ। जम्मू कश्मीर भी राज्यों की श्रेणी में था, ठीक है। लेकिन बाकी राज्यों से उसको विशेष दर्जे मिल गए एक तरह का। हाँ, क्यों? विशेष दर्जे। क्योंकि बाकी तो सब राज्य सूची के विषय पे हम कानून बना सकते थे, हमारा कोई संविधान अलग नहीं था। हाँ, लेकिन उनका संविधान अलग था। उनकी जम्मू कश्मीर के संबंध में केवल 3 विषय पे संसद को शक्ति दी गई थी, जी सर। बाकी सारे उनको दे दिए गए थे। आंतरिक मामलों में वो स्वतंत्र हाँ, थे एक तरह तो से। कहने का मतलब अन्य राज्यों में और जम्मू कश्मीर राज्य में अंतर हो गया, क्योंकि बाकी राज्यों पर भाग 6 के प्रावधान समान रूप से लागू होते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पे वो लागू नहीं होते नहीं थे। रहे। वो लागू कब होते? जब वहां की सरकार सहमति दे। जैसा कि अभी अनुच्छेद की बात करेंगे, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उस समय 14 राज्यों में जम्मू कश्मीर था, लेकिन उसको विशेष दर्जा दिया गया था। उस समय स्पेशल प्रोविजन 370 में किया गया था। सर, अभी जैसा आपने बताया इस चर्चा में कि 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ था, जी तो भाग 6, 7, 8 और 9, उनमें से भाग 8 में हमारी स्थिति रखी गई थी जम्मू कश्मीर वाली। जब 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 7वां संशोधन कर दिया गया, जी। तो ये जो भाग थे संविधान के 7, 8, 9 वाले, इनकी स्थिति क्या रही सर? जैसा कि जब 7वां संविधान संशोधन लागू होता है, जी उसके सर। बाद में जो राज्य की कैटेगरी वो भाग 6 में डाल दी, और जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको भाग 8 में डाल दिया, जो आज भी हैं। आज भी है। अब भाग 7 और भाग 9 2 बचे, वो 2 उस समय लैप्स कर दिए गए 7वें संशोधन के द्वारा। भाग 7 और भाग 9, क्योंकि उनके जो कैटेगरी थी वो इन दोनों में बांट दी, तो वो खाली हो गए, तो दोनों समाप्त कर दिए गए। ठीक है। कालांतर में 73वां संशोधन हुआ था, खूब फेमस है पंचायतों को लेकर। हाँ, तो 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों के लिए संविधान में नए प्रावधान जोड़े, जी तो हाँ। वो पंचायतों का भाग 9 में जोड़ दिया। भाग 9 वापस एक्टिव हो। भाग 9 का टाइटल रख दिया पंचायतें, जी जी। हाँ। और उसमें 243 ए से 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायतों के प्रावधान जोड़ दिए। और भाग 7 आज भी लैप्स है। मतलब भाग 7 में अभी हाँ, भाग 7 में आज कुछ मूल भी नहीं। संविधान की कोई बात हाँ, नहीं नहीं कोई, क्योंकि उसमें वो भी कैटेगरी के राज्य थे, वो समाप्त हो गए ना। जी अब वो सर। भाग 7 खाली है, मतलब 7 हटा दिया गया। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला, ये अनुच्छेद 370 के तहत मिला या और कोई संविधान में इसके लिए प्रावधान किए गए सर? देखो, जम्मू कश्मीर का देखो आज की स्थिति तो दूसरी है। प्रेम राजपूत जी 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बता रहे हैं, तो थोड़ा बेटा ये 2019 की बात है। क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होता है, तो अब 28 तो राज्य हो गए थे और 9 केंद्र शासित, सही बात है। लेकिन जनवरी 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया, अंडमान और दादर नागर हवेली को। तो इसलिए आज 8 केंद्र शासित हो गए। तो थोड़ा सा प्रेम प्रजापति जी, आप अपनी जानकारी को सुधारें। रेखा जी भी, आप भी। मैं सर से निवेदन करूंगा कि इस बात को सर फिर से आपको बताएं। ये जो 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति थी 31 अक्टूबर 2019 से पहले। जी जी सर। 31 अक्टूबर 2019 से पहले 28 तो राज्य होते थे और 7 केंद्र शासित, जी सर। सॉरी 29 राज्य और 7 केंद्र शासित। हाँ। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन लागू हो गया, तो राज्यों की संख्या तो कम हो गई 28 हो और गए। 2 केंद्र शासित बढ़ गए, तो 9 हो गए थे। हाँ। लेकिन जनवरी 2020 में
2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया, दादर नागर हवेली, दमन और दीव। जी 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 सर। ये दोनों एक हो गए, तो अब कितने बच गए? 8 बच गए। तो आज स्थिति जुलाई 2020 में हमारे देश में 28 तो राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने छात्रों को बताई। बहुत सारे छात्र, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसे लेकर अवेयर नहीं थे। यस, राकेश पारासर जी, आप अब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। संसद ने या किसी अन्य ने, मतलब किस संदर्भ में आप ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा एक समझ थोड़ा में। सा वो एनआर बेनीवाल साहब का भी एक थोड़ा सा संशय है। क्या है कि बच्चों को थोड़ी सी संशय क्या होती है सर, हाँ, हाँ। आजकल क्या है कि वही बात है ना, पढ़ाते हैं सिर्फ रटाने की बात करते हैं और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ। सिंपल सा फर्स्ट ग्रेड में बन गया। आज भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है, अब जी यहीं हाँ। से संशय हो जाता है जब हाँ। तक चीजों को समझेंगे नहीं। समझेंगे नहीं, वाजिब है। अब ये थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर देता हूं कि उन्होंने कहा कि 7 हटा दिया गया, तो संविधान भाग 22 कैसे, इसका थोड़ा सा बता दो। जी सर, जी सर। देखो कि हमारे संविधान में, जैसे पहले तो अनुच्छेद की बात करता हूं, जब हमारा संविधान लागू हुआ 395 अनुच्छेद थे। उसके बाद में समय समय बीतता गया, बहुत से नए अनुच्छेद जुड़े भी। 51 के जुड़ा, बहुत फेमस, मूल कर्तव्य के लिए। 21 के शिक्षा का अधिकार जुड़ा। ऐसे बहुत से आर्टिकल्स जुड़े। जी सर। हाँ, लेकिन 396 तो नहीं लिखा, हाँ 397 तो नहीं लिखा, नहीं लिखा। तो है तो 395, मूल अनुच्छेद वही है। कह गए ऐसे कर दिए। हाँ। तो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 ही करेंगे। जी सर, जी सर। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आए तब वो 395 संख्या बढ़ेगी। इसी तरीके से जो भाग हैं 22 थे, जी सर। हाँ, 22 ही हैं। हाँ, भाग समाप्त नहीं होता, विषय वस्तु समाप्त होती है। हाँ, हाँ। हमारे घर है, हमारे घर में 10 कमरे हैं, 10 कमरे में 10 भाई बहन रहते हैं। अगर किसी कमरे में सामान हटा के कहें कि इस कमरे को लॉक कर दो, तो कमरा तो है, अंदर उसमें कोई नहीं है। अंदर उसमें कोई नहीं। तो हमारे संविधान के जो पार्ट्स हैं 22 के 22 हैं। अब भाग 7 है, उसकी विषय वस्तु लैप्स कर दी। हाँ, लेकिन भाग तो है अभी। बात समझे कि नहीं समझे? ऐसा नहीं कि उसको मतलब कोई वस्तु तो है नहीं कि उसको हटा ही दिया, काट के बराबर कर दी दीवार। भाई संविधान की तो वही बात है ना। देखो भाग 9 था, हाँ, उसकी विषय वस्तु हटा दी थी। हटा देते। अब आप पढ़ते हैं कि 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े, जी हाँ, नए प्रावधान जोड़े। तो नया भाग नहीं, भाग 9 तो ऑलरेडी था, उसका नाम नया दे दिया, उसको नाम नया दे दिया। तो जी इस हाँ। वे में होता है। और देखो ये 438, ये आज अगर हम बात करते हैं गणना की दृष्टि से तो अनुच्छेद 468 के लगभग है। लेकिन बच्चे कई बार क्या कहते हैं, जी आपको अपना अपडेट करना होगा। ये पुरानी बातें, क्योंकि अभी हाल ही में 2019-20 में संशोधन हो गए। जी हाँ, हाँ, 103वें संशोधन और 3 नए अनुच्छेद जोड़ दिए। हाँ, हाँ, अभी 104वें के द्वारा, अभी बताऊंगा, जैसे ये एंग्लो इंडियन की बात थी, हाँ, हाँ, 331, 333 दोनों विषय वस्तु लैप्स हो गई। जी ये हाँ। संख्या घटती बढ़ती रहती है। हाँ, हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ऐसा सवाल शायद ही पूछा जाता है। सिर्फ पूछा जाता है कि संविधान में कितने अनुच्छेद। क्यों? क्योंकि कुल की संख्या बदलती रहती है। बदलती रहती है। आज एग्जाम का पेपर बन गया, हो सकता है नया संशोधन हो गया, अनुच्छेद हट गए, अनुच्छेद जुड़ गए, तो फिर वो संशय में हो जाता है। इसलिए लगभग वो ही चीज पूछी जाती है जो हो। तो ये कई बच्चे सवाल करते हैं साहब अपन क्लास में कि 468 कैसे, क्या है। आप तो क्या करो, भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट होती है। मैं तो बच्चों को कहा करता हूं कि मैं सही बोलता हूं, कोई दूसरा बोलता है, मैं कोई भगवान नहीं हूं। मैं तो सोर्स बताता हूं कि मैं यहां से बोल रहा हूं। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत क्योंकि अच्छी बात। आज मार्केट में लेखक क्या 4 चीजें उठा के नई नई गाइड उतार देते हैं, ट्रिक्स दे देते हैं, बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने इसमें पढ़ा। भारत सरकार की वेबसाइट है, और आज तो मोदी साहब आजकल तो डिजिटल इंडिया कर रखा है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि सरकार की सारी चीजें हमारे पास पहुंच रही हैं वाया मीडिया। जी हाँ, हाँ, तो आज सरकार का कोई भी विभाग है हमारे से दूर नहीं है, क्योंकि मीडिया सॉरी इंटरनेट के माध्यम से हमें सारी चीजें, भारत के संविधान का डायरेक्ट आता है, आराम से ले लेना, आराम से गिन लेना, बैठ के सारा हिसाब हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, दूसरा क्या कह रहा है। बहुत सही बात है। ये बात तो अपनी जानकारी को अपडेट करने के लिए जिस जाखड़ सर जो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आजकल आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध है, डिजिटल इंडिया का दौर चल रहा है। हमारी जानकारी को पुख्ता रखने के लिए या तो विषय के विशेषज्ञ जिन तथ्यों के आधार पर आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप उनका अनुगमन करें
और कहीं पर भी आपको संशय है सुधीर यादव तो जी का उसे सवाल ही गलत है कि संसद का प्रथम संशोधन, अब डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं बेटा। सुधीर यादव जी, अपनी जिज्ञासाएं रखना कोई बुराई नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जीसी जाखड़ सर ने भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था पर बहुत गजब का अनुसंधान किया है। इन्होंने बहुत अच्छी इनकी पकड़ उसके ऊपर है, और जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं वो जिज्ञासाएं आप जरूर पूछें। लेकिन आज जिस परिचर्चा के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं वो है जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन। और अभी तक सर ने जितनी बातें आपको बताई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गजब की बातें आपको लिए है, और किन्हीं किताबों में या तो आप 10 किताबें पढ़ो तब आपको ये बातें एक साथ मिलेगी। एक साथ जिस क्रम से सर आपको बता रहे हैं उसे आप अच्छी तरह से सुने, समझें, और अगर आप कागज़ कलम लेकर बैठे हुए तो मुख्य बातों को आप नोट भी करें। तो सर, अपनी जम्मू कश्मीर की बातचीत चल रही थी। 1956 में पुनर्गठन आयोग के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया। भाग 7 अभी भी लैप्स अपना चल रहा है, ठीक है सर। तो 1956 से लेकर 2019 तक जम्मू कश्मीर एक देश में बड़ा अलग ही माहौल के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र संघ, बहुत सारी बातें हुई, हम चल रहे संवैधानिक स्थिति में। तो जाखड़ सर 1956 से लेकर 2020 तक का जम्मू कश्मीर संवैधानिक स्थिति में क्या था सर? अब बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये देखो, ढाका जी कौन से हैं जो मतलब कोई लोग डिजर्व नहीं करता, वो मतलब ऐसे बोलते थे चीजें। बेटा अभी भारत संविधान की कुछ जानता नहीं है। हाँ। तो जम्मू कश्मीर का देखो सर, मुद्दा कई बार कहते हैं ना कि भारत पाकिस्तान के मध्य बहुत ज्वलंत रहा है ये, जी सर। और कहते हैं ना कि अघोषित युद्ध है ये। हाँ हाँ हाँ, अघोषित युद्ध एक तरह का। हाँ, वही रहा सर। तो जम्मू कश्मीर का देखो पुनर्गठन जो हुआ है, जी सर। क्या है कि हमारे संविधान में जम्मू कश्मीर का जो भारत में विलय हुआ था कुछ शर्तों के साथ था। जम्मू कश्मीर ही एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अलग से संविधान था। जी सर। हाँ, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का जो वर्तमान का पुनर्गठन हुआ, ये समझने के लिए थोड़ा सा कि इसका संवैधानिक पहलू बताना चाहूंगा मैं। जी सर। कि जी, जो जरूर। 26 जनवरी 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो जम्मू कश्मीर के संबंध में क्या क्या बातें बताई गई थी, जी सर, और भारत सरकार उसके संबंध में क्या क्या अधिकार रखते थे। बहुत कई बार अभी जैसे पुनर्गठन होने के बाद काफी चर्चाएं भी चली कि इतना आसान था तो इतने दिन क्यों नहीं हुआ ये। हाँ हाँ, ये कि बहुत जब 5 अगस्त को एक दिन में राज्यसभा ने पारित कर दिया, एक दिन में लोकसभा ने 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर तक कर दिए, 3-4 दिन का काम। तो इतना ही आसान इनका पुनर्गठन करना था, तो ये इतने दिन पहले क्यों नहीं हुआ। बहुत बढ़िया बात। थोड़ा सा हम इसका संवैधानिक पहलू देखना चाहेंगे जी सर। कि देखो कि जम्मू कश्मीर के लिए संविधान में क्या क्या प्रोविजन थे। तो जी जो सर। हमारे संविधान के भाग 21 है, हाँ। भाग 21 का जो आर्टिकल 370 है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा और विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा आप लिखना जरूर, पेन और रजिस्टर आपके पास होगा, बहुत अच्छी बातें बताएंगे हम आपको। तो जो अनुच्छेदों की जो 370 के सेक्शन वो देखिए अभी आपके सामने। तो देखिए आप, ये चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से आप समझ भी सकते हैं, और इसी के आधार पर अगर इसको आपने समझ लिया तो इस जीवन में दोबारा आपको जम्मू कश्मीर के बारे में समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सर ने जो चार्ट आपके लिए तैयार किया है, आप इसको देखिए और फिर सर आपको समझाएंगे। देखिए आप। ब्रजेश चारण जी, मोहनलाल जी आपके सवाल का जवाब देंगे। देखो अनुच्छेद 370 है, 370 के 3 खंड हैं, 370 1, 2 और 370 3, और 370 1 के 4 सेक्शन हैं। 370 1 ए है, 370 1 बी है, सी है और डी है। अब इनकी विषय वस्तु थोड़ा सा बताता हूँ। आर्टिकल 35 एक कब आया, जम्मू कश्मीर को पुनः राज्य बनाया जा सकता है क्या नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनिएगा, सारी चीज़ आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखो सर, जो अनुच्छेद हमारा संविधान का 370 था, सबसे पहले काम की बात तो यह है कि अब तो जैसे एग्जाम से बहुत सवाल पूछ रहे, लेकिन अब तो पुनर्गठन हो गया तो इतने ज्यादा सवाल नहीं आते इनके बारे में। सर जो आरएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का, तो इससे क्या प्रोविजन थे। जी सर। हाँ हाँ। तो 370 सबसे पहली बात तो मूल संविधान के साथ 26 जनवरी 1950 को लागू नहीं हुआ था। पहली बात तो ये ध्यान देने योग्य है, क्योंकि 370 1952 में लागू हुआ था।
जी सर। अब 370 जम्मू कश्मीर के लिए क्या बातें करता है? देखो एक छोटी सी बात मैं बता दूं, जो हमारे संविधान का भाग 21 है, इसमें जम्मू कश्मीर के अलावा बहुत से राज्य जिनके लिए भी विशेष प्रोविजन किए गए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और उन राज्यों के विशेष प्रोविजन में भी अंतर है। 15 से 16 राज्य हैं जी सर। हाँ। जिनके बारे में 371 में ABCDFGH एक दिन पढ़ाएंगे, किसी दिन वो टॉपिक भी क्लास में जी सर। या वैसे इस पे, तो उसमें भी अलग राज्य हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो विशेष प्रोविजन की बात थी वो क्या है? सबसे पहला अनुच्छेद 370 है। 370 के 3 सेक्शन संविधान के मूल रूप से किए गए। 370 1A, B, C और D। जी सर। दोस्तों, संविधान का 370A जम्मू कश्मीर के लिए क्या प्रोविजन करता है कि 370 1A में कहा गया कि अनुच्छेद 238 जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगा। अच्छा सर। ध्यान देना दोस्तों, अब आपका दिमाग तो क्यों इतना ही चल रहा होगा, साथ में और भी मैसेजिंग कर रहे होंगे, 238 भूल गए होंगे कहाँ आया। लेकिन थोड़ा सा रिमाइंड करवा दे, अभी थोड़ी देर पहले सर ने चर्चा की थी कि हमारा जब देश का संविधान लागू हुआ तो 4 कैटेगरी में स्टेट बांटे गए थे। जी सर। हाँ। तो बी कैटेगरी के जो राज्य थे उनके प्रशासन की बात आर्टिकल 238 में थी। ओके। जी सर। जी सर। समझ गए? और 238 भाग 7 के राज्यों के लिए था, बहुत बढ़िया बात। बी कैटेगरी के राज्यों के लिए था। ठीक है और सर। बी कैटेगरी में कश्मीर, जम्मू कश्मीर था, बी कैटेगरी में राजस्थान था। जी सर। तो जम्मू कश्मीर को देखो विशेष छूट क्या दे दी इसमें कि अनुच्छेद 238 जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर का तो अपना अलग संविधान था। हाँ हाँ। तो इसलिए वो छूट दे दी। जी ठीक है सर। साहब। जी सर। 370 1B में क्या कहा गया कि संसद की जम्मू कश्मीर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति की अधिकारिता क्या रहेगी? कि क्या भारत का भिन्न राज्य तो है ही, जी सर। हाँ। तो क्या संसद वहां के लिए कानून बना सकती है? जी सर। जी ये 370 1B कहता है। जी सर। हाँ। इसमें कहा गया हाँ। कि संसद हाँ। प्रतिरक्षा, जी सर। विदेश हाँ। और संचार, इन जी 3 सर। मामलों में कानून बना सकती है। ठीक है सर। इसके अलावा कानून बनाना है हम्म। तो वो वहां की राज्य सरकार की सहमति से राष्ट्रपति के माध्यम से बनाया जा सकता है। जी सर। जी सर। 370 का 1C क्या कहता है हम्म। कि जम्मू कश्मीर में संविधान, जो भारत का संविधान है, जी उसका सर। अनुच्छेद 1 हाँ हाँ। और अनुच्छेद 370 जी सर। ये दोनों पूर्ण रूप से लागू होंगे। बहुत बढ़िया बात। अच्छा अच्छा। और जो 370 का 370 1 का D है, वो कहता है कि जम्मू कश्मीर के लिए या फिर भारत सरकार है वो संघ सूची, राज्य सूची के विषय हैं, तो राष्ट्रपति वहां की राज्य सरकार की सहमति से विशेष आदेश या विशेष निर्देश या विशेष कानून बनाने का आदेश दे सकता है। जी सर। जी सर। अब यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बच्चों कि 370 1D के अनुसरण में राष्ट्रपति ने 1950 में विशेष निर्देश जारी किए जम्मू कश्मीर के शासन के लिए। पहली बार ये 1950 में हुआ। हाँ। जी सर। 1952 में, जी सर। 1954 में, जी सर। 1954 वाला फिर 1952 के आदेश को सुपरसीड कर दिया। हाँ। ठीक है। और 1954 में 50-52 में जो किया गया उनके लिए, उसके लिए संविधान में परिशिष्ट पहली दूसरी जोड़ी गई थी। जी सर। जी सर। जी सर। अब ध्यान दीजिएगा, हाँ। जो 35A की बात कर रहे थे अभी विचार आएगा। हाँ हाँ। तो 1954 में राष्ट्रपति ने हाँ। जो विशेष आदेश जारी किए उनके लिए, जम्मू कश्मीर के शासन के लिए, उस समय आर्टिकल 35A भी जारी किया गया। ओके। जी सर। जी सर। अब अनुच्छेद 35A, धारा भी बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं, तो 35A 1954 में जी राष्ट्रपति द्वारा विशेष आदेश के द्वारा किया गया, जो परिशिष्ट में उल्लिखित है। जी सर। 35A वहां की स्थायी नागरिकता, वहां की संपत्ति के संबंध में विस्तृत उल्लेख करता है। आज इसकी प्रासंगिकता नहीं है, नहीं तो सारी बातें करते। जी सर। हाँ। लेकिन अपन ने संक्षिप्त रूप से हम देख सकते हैं कि
35A वहां की स्थायी नागरिकता को परिभाषित करता है, वहां की संपत्ति को, वहां के अधिकार क्या होंगे नागरिकों के, वो बातें वो करता है। तो यहां बात स्पष्ट हो गई कि 35A 1954 से है। जी सर। ठीक है साहब। तो 370 के जो 4 सेक्शन हैं, रेखा सामोता जी, 370A के ही 4 सब सेक्शन हैं जो बता चुका मैं। 370(1)A, B, C और D। जी सर। 370(1) ये 4 सब सेक्शन हो गए। फिर उसके सब सेक्शन और हो गए। 370(1)A हो गया, 370(1)B हो गया, 370(1)C हो गया और 370(1)D हो गया, जिसमें अभी आप डी के चारों की व्याख्या कर दी हमने। जी सर। जी सर। ठीक है ना। हाँ। अब आता है 370(2). जी सर। 370(2) वहां की जो संविधान सभा थी, वहां की जो सरकार थी, उसके अधिकारों को बनाए रखने की बात करता है कि वहां का जो विशेष अपना झंडा, उनका राष्ट्र ध्वज वगैरह वो थी, उसकी बातों को बनाए रखने की बात करता है। जी सर। और 370(3) है, वो क्या कहता है, वो 370 के हटाने की बात करता है कि राष्ट्रपति उसमें उपांतरण कर सकता है, उस चीज को हटा भी सकता है, नई चीज जोड़ भी सकता है, लेकिन वहां की राज्य सरकार की सहमति से। तो संविधान के इस अनुच्छेद में 370 को खत्म करने का प्रावधान था। 370 में कोई चीज जोड़ भी सकता है, इसमें चीज हटा भी सकता है, ये 370(3) कहता है। लेकिन राष्ट्रपति ये काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, न पीएम की परामर्श से कर सकता, ये काम करेगा जम्मू कश्मीर की सरकार की सहमति से। बहुत कि वहां की सरकार कहे तब ये हो। ठीक है। अब दोस्तों, जो हमारा मूल टॉपिक था जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन, अब उसकी कहानी पे हम आते हैं। तो ये तो थोड़ी बेसिक बात बता दी कि उस समय हमारे संविधान में कश्मीर के लिए क्या क्या बातें थी। ठीक है सर। अब दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन की एक कहानी लेके चलते हैं हम, कैसे ये होता है। क्योंकि अनुच्छेद 370(1)D राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर के लिए विशेष आदेश जारी करने की शक्ति देता है। जी सर। हाँ। देता है, लेकिन वो सारे काम कब होंगे जब वहां की सरकार सहमति दे, जम्मू कश्मीर की सरकार सहमति दे। जी सर। हाँ। अब इतने दिन इसलिए आसान नहीं था। मैं आसान कैसे नहीं, क्योंकि कोई भी काम होगा वहां की सहमति से होगा। हाँ। ठीक है। लेकिन अब 2018 में समीकरण कैसे बदलते हैं या कैसे सरकार उसकी वो मतलब समीकरण बिठाती है कि देखो, जून 2018 में मुफ्ती सरकार थी कश्मीर में, महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, त्यागपत्र उन्होंने दिया। जी सर। हाँ। और जून 2018 में क्या होता है साहब, वहां राष्ट्रपति शासन लागू होता है, गठबंधन की सरकार थी। हाँ। तो फिर राज्यपाल वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू की घोषणा की गई। लेकिन यहाँ एक काम की बात यह है कि जैसे कि राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू होता है आर्टिकल 356 के तहत, 356 के तहत लागू होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का तो संविधान ही अलग है। हाँ। भाई, जम्मू कश्मीर का संविधान अलग है, तो वहां तो हमारे संविधान का आर्टिकल 356 लागू ही नहीं होता। वहां के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत वहां लागू होता है राज्यपाल शासन। जी सर। अच्छा। तो जून 2018 में वहां राज्यपाल शासन लागू होता है। ठीक है सर। लेकिन 6 महीने बाद अगर उसकी अवधि बढ़ाई जाती है तो फिर वो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। बहुत अच्छी बात बताई सर। तो जून 2018 से हाँ, मुफ्ती सरकार त्यागपत्र देती है। जी सर। राज्यपाल शासन लागू होता है। जी सर। फिर उसके बाद में 6 महीने बाद में यानी दिसंबर, तो दिसंबर में फिर क्या लागू हो गया, संविधान का अनुच्छेद 356 लागू हो गया। जी। राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। हाँ। ठीक है। फिर वापस और 6 महीने के लिए बढ़ा। क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ी सी और मैं बात बता दूं, क्योंकि जब बातें आती या जुड़ी रहती है। जी सर। हाँ, वो तो एक क्योंकि कई बार सिंपल सा बहुत से एग्जाम आ जाता है कि साहब राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम कितनी होती है, कितना लागू रह सकता है। क्योंकि राज्यों में राष्ट्रपति शासन सामान्यतः 1 साल लागू रह सकता है। वैसे अधिकतम तो 3 वर्ष है। जी हाँ, लेकिन 1 साल लागू रह सकता है। हाँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एसआर बम्बई मामला हुआ था, वो कभी एक दिन चर्चा करेंगे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि क्या होता है कि सर जैसे आज वर्तमान में देखें, कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ राजनीतिक उठापटक हुई। क्या है कि केंद्र सरकार
सत्तारूढ़ पार्टी की अगर विपक्ष वाली सत्ता में कहीं भी राज्यों में बनती है तो हमेशा खींचातान चलती है, उसको भंग किया जाए। मिसयूज होता है 356 के आधार पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे। तो सब सामान्यतः 1 साल तक लागू रह सकता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। तो जून 2018 से लेकर जून 2019 1 साल हो गई थी, लगभग होने को आ गई थी। लेकिन कुछ कंडीशन में वो राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है अगर निर्वाचन आयोग रिपोर्ट देता है कि साहब चुनाव करवाने की स्थिति नहीं है। अच्छा, इस कंडीशन में? इस कंडीशन में जी सर, जी सर। अच्छा, निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है? क्योंकि चुनाव तो निर्वाचन आयोग करवाएगा ना। जी सर, जी सर। अब निर्वाचन आयोग साहब माहौल ही नहीं, हम नहीं करवा सकते। तो फिर भारत सरकार को क्या करना होगा? राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना पड़ेगा। कंटिन्यू करना। इसी संदर्भ में अगर आपने कभी पढ़ा होगा, बच्चों सुना होगा, पंजाब में 5 साल तक रहा था। 1987 से 1992 तक 5 साल तक रहा। क्यों? स्थिति वहां उस समय सिख आतंकवाद सक्रिय था, बब्बर खालसा वगैरह आतंकवादी संगठन वगैरह कुछ उस समय, तो इसलिए बढ़ाया जा सकता है। तो जून 2019 तक पहुंच चुके हम। जून 2018 में लागू होता है। जी सर। फिर दिसंबर में और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। अब दोस्तों बात को समझिएगा कि जब वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो वहां की सरकार भंग हो गई। राज्य सूची के विषय कहां पे आ गए? केंद्र सरकार के पास आ गए। केंद्र के पास आ गए। अब यहां पे भारत सरकार क्या पहल करती है पुनर्गठन करने के लिए? जी हाँ, 370(1)(d माइंड में रिकॉल करिएगा। जी हाँ, 370(1)(d राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के संबंध में विशेष निर्देश जारी कर सकता है। वहां की सरकार की सहमति से। वहां की सरकार की सहमति। लेकिन वहां की तो सरकार है ही नहीं। राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अब राज्यपाल को परामर्श मंत्रिपरिषद कौन देगी? केंद्र की देगी। केंद्र की देगी। इसकी परामर्श से 35(a) को हटाने का निर्देश दे दिया। एक तो बहुत बढ़िया, समझ गए ना? अनुच्छेद 370(1)(d के तहत 35(a) जो 1954 विशेष आदेश के द्वारा लागू हुआ था, तो एक तो इसको हटाने का दे दिया। इसको हटाना। दूसरा फिर क्या दे दिया कि संविधान के सारे प्रावधान वहां लागू होंगे। ये सीक्वेंस चला। और 370(3) भी कहता कि 370 में चेंजेस किया जा सकता है। और इसी क्रम में अगला स्टेप क्या लिया गया? तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह साहब ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत किया। जी सर। अब यहाँ पे छोटी सी बात मैं बताऊं, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे संविधान का भाग 1 है, पार्ट 1 है, जिसका नाम है यूनियन इन इट्स टेरिटरी, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। जी सर। अनुच्छेद 1 है जो हमारे संघ का परिचय देता है कि भारत क्या है, इसका नाम क्या है, हमारा संघ है उसका नाम क्या है, इसमें क्या आएगा। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल 1 में कहता है। जी सर। अगर आप करंट पढ़ते होंगे, कुछ सुनते होंगे न्यूज चैनल, अभी कुछ महीने पहले ही मामला उठा था सुप्रीम कोर्ट में। कुछ लोगों ने याचिका भी लगाई थी कि साहब इंडिया नाम हटाओ। हाँ, अभी बहुत चला सर। हाँ। इससे क्या है, अंग्रेजों की मानसिकता दिखती है। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैं क्षेत्राधिकार में नहीं है, सरकार से अनुरोध करो, वो कर सकती है। कहने का मतलब अनुच्छेद 1 में हमारे संघ का नाम क्या है? भारत और इंडिया। बहुत बार एग्जाम में छोटे छोटे सवाल आता है। हाँ, खूब पूछा गया सर। और ये राज्यों का संघ होगा। हाँ। अब ये इतना नाम पढ़ा है बच्चों ने, लेकिन अनुच्छेद 1 की बात अभी बताऊं तो आधा घंटा और लग जाए अंदर ही अंदर चले तो। क्योंकि अनुच्छेद 1 सिर्फ यही नहीं कहता जो गाइड में मिल जाता है। अनुच्छेद 1 तो भारत के राज्य क्षेत्र का वर्गीकरण भी करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या होगा। 3 चीजों को शामिल किया गया है। एक तो राज्यों का राज्य क्षेत्र। जी सर। एक संघ राज्यों का राज्य क्षेत्र और एक अर्जित राज्य क्षेत्र। ओके। तो वर्तमान में राज्यों का राज्य क्षेत्र हो गया जैसा कि 28 है, संघ राज्यों का राज्य क्षेत्र हो गया, अर्जित राज्य क्षेत्र कुछ है नहीं अभी हमारे पास। जी सर। तो ऐसे अनुच्छेद 1 हो गया। 2
नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है। बीच में थोड़ा सा टोकना चाहूंगा, जी। जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आपने शब्द लिया, आप चाय लीजिए प्लीज। आपने एक शब्द बोला अर्जित राज्य, ये सर कौन से राज्य होते हैं? हाँ, अर्जित राज्य क्षेत्र क्या होता है? देखो, जैसे आज हमारा देश है, जैसे भारत पाकिस्तान का कुछ लड़ाई हो जाती है या भारत चीन के साथ होती है, तो हम कोई क्षेत्र जीतते हैं ना। जी सर, हाँ। नहीं, अगला तो वो तिरंगा लाहौर में लाहौर में फहराएंगे, और युद्ध हुआ तो अगला तिरंगा बीजिंग में फहराएंगे। आप फटाफट थोड़ा सा इसको शेयर भी कर दीजिए। जीसी जाखड़ सर जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन को लेकर जो बातें समझा रहे हैं, जिस सीक्वेंस से समझा रहे हैं, और एक एक तथ्य को जिस प्रकार विश्लेषणात्मक आपको बता रहे हैं, अगर आपने 2020-21 में गवर्नमेंट सेक्टर में करियर का निर्णय लिया हुआ है तो ये बातें आपकी परीक्षा में बहुत काम आएगी। तो फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए सर, जो मेरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई वो सुधीर यादव के भी उत्पन्न हुई। तो ये पारस दवे जी बोल रहे हैं, सर मैं आपकी प्रशंसा नहीं करता, परंतु आपके पास राजस्थान की सुप्रसिद्ध विख्यात टीम मजबूत कर देती है प्रशंसा करने को। धीर सिंह दवाई, जीसी जाखड़, कुंवर कनक सिंह, राम कुमार जाट, मानव सर। पारस दवाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसी प्रकार राजस्थान का हर युवा ने मिशन को बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया है। मुझे दिया है, जीसी जाखड़ सर को दिया है, धीर सिंह दवाई सर को दिया है, राम कुमार सर को दिया है, डॉक्टर मानव सर को दिया है, दीपिका सिंह जी को, पूरी मिशन की जो टीम है उस पूरी टीम को बहुत मान सम्मान मिला है। जो बात सर बता रहे थे उसमें मैंने सर से पूछा था, अर्जित राज्य किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अगर किसी देश के साथ युद्ध होता है और हम वहाँ अपना अधिकार कर लेते हैं और हम एक नया राज्य बना देते हैं, वो अर्जित राज्य कहलाता है। लेकिन भारत की जो नीति है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति, विदेश नीति, उसमें अभी हमने ऐसा कुछ किया नहीं, चाहे क्षमता हमारे पास चाहे ऐसी रही हो। तो सर प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो अनुच्छेद 1 की हमने चर्चा की। जी सर, हाँ। अनुच्छेद 2 और 3 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, शायद कईयों को पता भी होगा और कईयों को नहीं भी होगा। देखो, दो बातें आती हैं। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश। जी सर। और अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण। जी सर। अगर अपन इनकी बातों पे जाएं तो दोनों में ही नया राज्य तो बन रहा है। हाँ। मैं कहूं कि इस कमरे में नए व्यक्ति का प्रवेश, हाँ, भाई नए राज्य का प्रवेश और नए राज्य का निर्माण, तो 2 और 3 में अंतर है दोस्तों। अब जैसे अभी किसी बच्चे का कमेंट था कि सिक्किम, नए राज्य का प्रवेश का मतलब यह है कि ऐसा राज्य क्षेत्र, जी सर, जिस पे विदेशी संप्रभुता हो, हाँ, और वो हमारे देश में मिलाया जाए, जी, वो आर्टिकल 2 के तहत होता है। ओके। जैसे पुडुचेरी था, हाँ, पांडिचेरी था ना, कार्लाइल 5-4 द्वीप थे, हाँ, यनम, कार्लाइल, पांडिचेरी, ये 4-5 द्वीप थे। ये विदेशियों के अधीन थे हमारे क्षेत्र, लेकिन विदेशियों के अधीन थे। तो आर्टिकल 2 के तहत सिक्किम सह राज्य का दर्जा दिया, आर्टिकल 2 के तहत। जी सर। लेकिन आर्टिकल 3 है, अनुच्छेद 3 है, वो नए राज्यों के निर्माण की बात करता है। और वो नए राज्यों का निर्माण कहां से? विद्यमान राज्य क्षेत्र से। विद्यमान राज्य क्षेत्र, जैसे आज तेलंगाना बना, हाँ, हाँ, विद्यमान से बना, हमने कहीं से जोड़ जोड़ के नहीं बनाया। हाँ, आंध्र प्रदेश के 2 कर दिए, 2 कर दिए सर। तो आर्टिकल 3 है जो विद्यमान राज्यों में से नए राज्य क्षेत्र की बात करता है, नए राज्य के निर्माण की बात करता है। जैसे सर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हाँ, झारखंड, ये सारे आर्टिकल 3 के तहत बने हैं। 3 के तहत बने। जी सर। तो नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा और हमारे देश में नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति संसद को है। जी सर। थोड़ी सी काम की बात यह है, हमारे देश में संघात्मक शासन तो है दोस्तों, लेकिन केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। जी सर। तो संसद राज्यों की सहमति के बिना नए राज्य का निर्माण कर सकती है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। यह आर्टिकल 3 में होता है। ठीक है सर। तो जो जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन की बात आती है, तो जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करने के लिए 5 अगस्त को जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत किया गया, वो आर्टिकल 3 के तहत आता है। जी सर, जी सर। इसमें एक प्रावधान यह है कि कोई भी नए राज्य का निर्माण करने के लिए जो पुनर्गठन अधिनियम लाया जाएगा, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विधेयक लाया जाएगा वो,
और जी, जी। राष्ट्रपति संबंधित राज्य से हाँ हाँ परामर्श करके प्रस्तुत करेगा। जी सर। लेकिन यहाँ काम की बात यह है कि राष्ट्रपति के लिए बाध्यता नहीं कि उस राज्य की बात को माने। जी सर। आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ, राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश सरकार की परामर्श से प्रस्तुत किए, लेकिन विदित है, जानते होंगे, आंध्र प्रदेश सरकार ने मना किया था, लेकिन सरकार केंद्र नहीं मानेगी। हाँ। केंद्र सरकार के पास अंतिम शक्ति है, वो एक सर। फॉर्मेलिटी होगी, हाँ। काम आपको करना है, मैं पूछ ले, माने तो ठीक है, नहीं तो नहीं माने। जी सर। तो वो ही राष्ट्रपति की पूर्वोन्मति से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत किया गया संसद में। ठीक है सर। राज्यसभा में शुरुआत होती है सब 5 अगस्त को, पारित हो गया, साधारण बहुमत से पारित होता है दोस्तों ये। फिर 6 अगस्त को लोकसभा में लाया गया, लोकसभा ने पारित कर दिया। 9 अगस्त को साहब राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया। तो हस्ताक्षर करने के बाद ये विधेयक क्या बन गया? अधिनियम बन गया। अधिनियम बन गया। बिल और एक्ट, जी सर। विधेयक और अधिनियम में सब छोटा सा अंतर सब जानते हैं कि संसद में कानून बनाने के लिए जो विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है वह कहलाता है विधेयक। विधेयक बिल कहलाता हो। जी सर। और ये जब पारित हो जाता है, राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करते हैं, तो ये बन जाता है एक्ट, अधिनियम बन जाता है। तो ऐसे जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 9 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के साथ क्या बन गया? अधिनियम बन गया। अधिनियम बन गया। अब इस अधिनियम के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया। जी सर। जी। और पुनर्गठन क्या होता है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा। जी हाँ। एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, जो कि आप लद्दाख। देख सकते हो तस्वीर। अभी- जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 संघराज्य क्षेत्र बट गए दोस्तों। जी सर। ये जो जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया, उसके बाद जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, आप देखिए ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश जो कि अनुच्छेद 3 का 3 के तहत किया गया। जैसे अनुच्छेद 3 के तहत सुधीर जी 104वां 100 ये 4वां संशोधन नहीं था। देखो 2 संघ राज्य क्षेत्र बन गए, एक जम्मू कश्मीर जी सर। हाँ। और एक लद्दाख। एक लद्दाख बना। पहले ये हुआ करता था एक ही जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन आज ये राज्य ना होकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हो गया। जी सर। हाँ हाँ, स्पष्ट ये नजर आई। हाँ, तो इसमें 2 केंद्र शासित बन गए, इसलिए इस राज्य का पुनर्गठन हो गया। ठीक है सर। जी सर। और अभी जैसे थोड़ी देर पहले एक बच्चे का सवाल मैंने थोड़ा सा याद आ रहा है कि उसने पूछा था कि क्या ये दोबारा राज्य बनाया जा सकता है क्या? देखो दोस्तों, राजस्थान हमारा, राजस्थान के 4 टुकड़े करो, 2 टुकड़े करो, राजस्थान का 1 करो, राजस्थान का कोई भी नाम रखो, संसद के पास शक्ति है। तो संसद दोबारा से राज्य बना सकती है, बना सकते हैं। क्योंकि संसद के पास शक्ति है। जी हाँ। तो केंद्र सरकार के पास शक्ति है, तो ये 2 केंद्र शासित बन गए। अब दोस्तों हमारे देश में जो संघराज्य क्षेत्र हैं उनका भी थोड़ा सा इनको बताएं कि जम्मू कश्मीर किस कैटेगरी का केंद्र शासित होगा, लद्दाख किस कैटेगरी का होगा। जी सर। वर्तमान में जैसे थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की कि हमारे संविधान का भाग 8, संविधान का भाग 8। जी सर। हाँ। केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासन की बात करता है कि संघ राज्य क्षेत्रों का शासन कैसे होगा। जी सर। और भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक आते हैं। जी सर। हमारे जो केंद्र शासित हैं आज हैं टोटल 8, लेकिन इनके प्रशासन की दृष्टि से दोस्तों इनको 3 कैटेगरी में ले सकते हैं। जी सर। एक कैटेगरी जैसे अनुच्छेद 239 कहता है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के माध्यम से होगा। राष्ट्रपति एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करता है वहां पे, ठीक और है उस सर। प्रशासनिक अधिकारी का पदनाम, डेजिग्नेशन क्या होगा, ये राष्ट्रपति डिसाइड करता है। जी हाँ। आज केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख हैं, किसी में उपराज्यपाल कहा जाता है, किसी में प्रशासक कहा जाता है, किसी में आयुक्त कहा जाता है। आयुक्त कहा जाता तो ये क्या हो गए, नाम दे दिए, उनके पदनाम दे दिए गए, जो पदनाम राष्ट्रपति इनके दे सकते हैं। है। जी सर। ठीक है दोस्तों। तो आज हमारे जो टोटल केंद्र शासित प्रदेश है, इनको शासन की दृष्टि से 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। 239 जो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की बात करता है, जी हाँ। तो 239 के तहत किन किन केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन होता है, जैसे लद्दाख हो गया, हाँ। जैसे लक्षद्वीप हो गया, जी सर। जैसे अंडमान निकोबार हो गया, हाँ। जैसे दादर नागर हवेली हो गई, दमन दीव हो गया, चंडीगढ़ हो गया। 5 हो गए ये, ठीक है।
एक अनुच्छेद आता है 239A, जी सर, हाँ 239A, जी जो भी संविधान के मूल में नहीं था दोस्तों। हम्म, संविधान के मूल में जो 239 था उसमें सारे केंद्र शासित आते थे, जैसा कि 1956 में 6 केंद्र शासित थे। तो आगे 239 के जोड़ा 1962 में, 1962 में जोड़ा। ठीक है जी साहब। सर, जिसके द्वारा ये प्रावधान किया कि संसद केंद्र शासित प्रदेशों में मंत्री परिषद और विधानमंडल का गठन कर सकती है। ओके, जी सर, जी सर। और फिर उस समय पौंडीचेरी में मंत्री परिषद और विधानमंडल गठित किया गया 239 एक में, ए में, जी सर। ठीक है। 239 ए में हो गई बात ये, जी सर, हाँ। ठीक है साहब। तो केंद्र शासित जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के 2 बने हैं, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। तो दोस्तों याद रखेगा, लद्दाख 239 के तहत हो गया और जम्मू कश्मीर पौंडीचेरी के समान हो गया, अच्छा अच्छा, जो 239 ए में। क्यों? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ऐसा प्रदेश बना है केंद्र शासित जिसकी सरकार होगी, जिसकी सरकार हो। सीएम होगा, मंत्री परिषद होगी, विधानसभा होगी। तो ये किस कैटेगरी का हो गया? पौंडीचेरी कैटेगरी का, ठीक है। और दोस्तों 239AA 239AA ये दिल्ली के लिए विशेष अनुच्छेद है, जो 69वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 1991 में दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया था और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया इसको। और इसके लिए मंत्री परिषद और विधानमंडल की गठन किया गया और इसके लिए 239AA नया अनुच्छेद जोड़ा। जी सर, हाँ। तो यहाँ हमने देखा कि केंद्र शासित प्रदेश भी 3 कैटेगरी के हो गए, एक तरह के 3 कैटेगरी हो गए सर। कुछ का प्रशासक के माध्यम से शासन संचालन होता है, जी हाँ, कुछ की अपनी सरकार है, और दिल्ली की विशेष बात हो गई, विशेष बात हो गई, जिनमें से पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर एक हो गए, कैटेगरी में हो गए, दिल्ली एक हो गया और बाकी के इधर के हो गए, बाकी के इधर के हो गए। क्योंकि आज जम्मू कश्मीर जो विधानसभा भी है, जम्मू कश्मीर का सीएम भी बनेगा, सरकार भी रहेगी। पौंडीचेरी में भी होता है, पांडिचेरी में भी होता है। अब ये पुनर्गठन करने के कारण, जब पहले राज्य था अब ये 2 केंद्र शासित में हो गया, तो सिंपल सी बात है, संसद में सदस्यों की संख्या में बदलाव आएगा, वहां की विधानसभा की सदस्य संख्या में बदलाव आएगा। आज जम्मू कश्मीर की विधानसभा हो गई, जम्मू कश्मीर विधानसभा में टोटल 107 मेंबर होंगे, 107। अच्छी बात है, अगर आपको पता नहीं हो तो फैक्ट लिख भी सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, अगर और भी ज्यादा जानना चाहें तो भारत सरकार की वेबसाइट पे, संसद पे पूरा गजट में पूरा कानून मिल जाएगा, आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात बताई, ऑथेंटिक चीज मिलेगी। हाँ हाँ, पूरे विधेयक को पढ़ो, आराम से पूरे अधिनियम को पढ़ो, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो जिसमें 107 विधानसभा, क्योंकि कई बच्चे कुछ बोलते हैं, कई सब हमने तो इतना पढ़ा है, हाँ हाँ, किसी ने कुछ पढ़ा है। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, राजस्थान, जब जैसे पॉलिटी राजस्थान की पढ़ाता हूँ तो कई कहते हैं गुरुजी शुरू में तो यहाँ धारा सभार ये इतने वो थे, इतने वो थे। कई कहते हैं कि ये संसद में 5-4 जन इसलिए कम हो गए, कश्मीर का ये हो गया। तो क्या है कि वो कहता हूँ, मैं तो एक बात कहता हूँ बच्चों को, गलत बताने से ना बताना अच्छा है। बहुत बढ़िया बात। हाँ हाँ, एग्जाम में भी इस बात को ध्यान रख लें कि गलत करने के बेटर ना करना अच्छा है। हाँ हाँ, चीजें पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन ऑथेंटिक पढ़ो, ताकि आपके आगे कहीं नुकसान ना हो। जी हाँ। ये सर एक छात्र हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, जयवंता राम परमार जी, कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को अनुच्छेद 239A के तहत माना गया है क्या सर? 239AA, 2 बार ए लगाओ बेटा, 2 बार ए है ना, 239A और 1 बार और ए, हाँ, ए उसके तहत के इसको है, तहत माना गया है। क्योंकि 239A के तहत तो पौंडीचेरी और ये जम्मू कश्मीर की बात आ गई ना, विधान परिषद, वो विधानमंडल और कश्मीर, वो सॉरी सीएम वाली बात आ गई। एक ये व्यक्ति हैं मिस्टर जितेंद्र, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र जी, ये स्वयं आपसे पूछ रहे हैं, क्या केंद्र शासित प्रदेश राज्य की परिभाषा में आते हैं? प्लीज बताइए। देखो पॉलिटिकल साइंस जितेंद्र जी, राज्य की परिभाषा में कहाँ आते हैं? पहली बात तो आपको बताओ, अनुच्छेद 54 है
राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है। जी उस हाँ। निर्वाचक मंडल के तहत हाँ जो केंद्र शासित प्रदेश शामिल होते हैं वो राज्य की परिभाषा में शामिल होंगे। जी है जी। और बता दूं, अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन की प्रक्रिया है, तो संशोधन की प्रक्रिया 2 टाइप की बताई गई है, जिसमें एक तो संसद का विशेष बहुमत होता है जी सर। और दूसरा होता है संसद का विशेष बहुमत, साथ ही आधे राज्यों की सहमति। तो उसमें सर। केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानमंडल है उसको वहां राज्य की परिभाषा में शामिल किया जाता है। तो ऐसी बात है बेटा, ये 2 खास बातें जहां राज्य की रूप में इनको गिना जाएगा, अदरवाइज इनकी सारी बातें अलग है। अलग है सर। एक थोड़ा सा जिज्ञासा, बस एक प्रश्न मैं आपसे जी पूछना सर। चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था को आपने बहुत गहनता से पढ़ा है और जम्मू कश्मीर की स्थिति के ऊपर आपको बहुत अच्छी तरह पता है। जो कार्य ये 2020, 19-20 में जो हुआ है और जो आपने भी इसका सिस्टम बताया है कि अनुच्छेद 3 में ये पुनर्गठन किया जा सकता था, है ना, 238 की स्थिति की जो आपने स्थिति बताई वो सारी, तो क्या 2019 से पहले की सरकारों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी या वो सरकारें जम्मू कश्मीर को एक ज्वलंत मुद्दा बनाए ही रखना चाहती थी, या फिर 2019-20 की सरकार को अचानक ये ज्ञान हो गया कि या ऐसा भी हो सकता है? इसमें आपके इस सवाल का जवाब तो आपकी बातों में नहीं थे वैसे तो और वैसे फिर भी क्या है कि सर देखो, राजनीतिक जो दल होते हैं, किसी ने कहा है ना कि आज वर्तमान में जो राजनीतिक दल हैं उनका नेतृत्व होता है, कहने को तो राष्ट्र को ऊपर रखा जाता है, लेकिन किसी विद्वान का नाम नहीं लेंगे, कहा है उन्होंने कि आज वर्तमान में सबसे ऊपर होता है नेता, उसके बाद में होती है विचारधारा, हाँ, उसके बाद में होती है पार्टी और उसके बाद में आता है देश। सही बात है। क्योंकि आज वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य देख लो, सेंटर किस पे हो रहा है? व्यक्ति पूजा को बढ़ावा मिल रहा है। हाँ, किसी भी दल में देख लो, जी, अब वो व्यक्ति जिस विचारधारा के साथ उस विचारधारा के साथ जिएगा, अब विचारधारा को बनाए रखने के लिए दल के साथ जुड़ेगा और उसके बाद में टाइम बच गया तो देश सेवा की बात सोच लेंगे। जी जी जी। तो सबसे बड़ी बात तो जो आपने कही कि इच्छा शक्ति ही मेन होती है सबसे बड़ी, और दूसरी बात कहे कि वर्तमान में जो विद्यमान सरकार है, जो सत्तारूढ़ दल है, जो एनडीए सरकार में जो बीजेपी ने लीड कर रखा है, तो इनके चुनावी एजेंडे में भी था। हाँ, हर पार्टी का अपना चुनावी घोषणा पत्र होता है। जी सर, हाँ। जैसे कि अनुच्छेद 44, हाँ, एक समान नागरिक संहिता, इसी क्रम में जैसे 3 तलाक वगैरह इनकी बातें, धारा 370 की बात, तो इस पार्टी की विचारधारा का था, इस पार्टी के मैनिफेस्टो में था, तो जनता के साथ वादा किया तो काम तो करना ही था। इसमें माने और वर्तमान में सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत थी कि इसको काम को करना है, हमारे देश की एकता अखंडता को बनाए रखना है, क्योंकि देश की एकता अखंडता बहुत जरूरी है। जब वही बात है ना, घर के क्षेत्र घर में ही बिखराव मिलेगा तो बाहरी लोगों का या दूसरे देशों का मन अपने आप चलेगा। जी सर, जी कश्मीर पे इधर एक तरफ पाकिस्तान कहते हैं, एक तरफ चीन कहता हमारा है, क्योंकि जब पहले हम तो इसको मजबूत बनाए ना। हाँ, तो सबसे बड़ी बात तो इच्छा शक्ति की कमी, दूसरा राजनीतिक निहितार्थ होते हैं। जी जी। इस वे में मान सकते नहीं तो इतना कोई सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई काम हो गया। हाँ सर, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उस देश में संविधान होता है। जी सर। तो और संविधान के अनुसार ही शासन और सरकारें चलनी चाहिए। लेकिन बहुत एक अलग हट के प्रश्न कर रहा हूँ, छात्रों को भी जिज्ञासा है, जरूर, मेरी भी इच्छा है, और इस प्रकार का प्रश्न अगर आरएस मेंस जो पास कर चुके हैं और जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनसे अगर इंटरव्यू बोर्ड पूछे तो संविधान को राजनीतिक दल की विचारधारा कितना प्रभावित कर सकती है? सर देखो सर, हमारा जो देश है वो विकासशील कैटेगरी में आता है। जी सर। विकासशील देशों में राजनीतिक जो परिपक्वता होती है वो बहुत कम होती है। तो राजनीतिक परिपक्वता कम होती है तो डिसीजन कैसे, देखो आज हम हमारे देश में देख लेना, आज हमारे देश में जनता बीजेपी, कांग्रेस, बसपा कई पार्टियों के नाम से लड़ लेती है, झगड़ लेती है, लेकिन उनमें 4 मतदाताओं को पूछो कि आपकी जो पार्टी उसकी विचारधारा क्या, वो नहीं पता रहेगी उनको, वो नहीं पता रहेगी। सही बात है सर। मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कह रहा था, किसी का भी देख लो, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता को बता दे भाई कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या बिंदु है, बीजेपी कार्यकर्ता से पूछ ले साहब बीजेपी की स्थापना कब हुई थी, बीजेपी की विचारधारा क्या है। तो राजनीतिक परिपक्वता नहीं रहती, इसलिए क्या मिलता है कि हमारे यहाँ सत्ता के लिए सब
लोलुप्त रहते हैं। हाँ। और सत्ता के लिए दलों में क्या है, विचारधारा मायने नहीं रखती, सत्ता मायने रखती है। तो इसलिए इनको मजबूत करने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में दल एक तरह का उसके प्राण है, लाइफ ब्लड होती है एक तरह का, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने, संसद ने, जैसा कि 52वां संशोधन अधिनियम पारित करके एक नई अनुसूची जोड़ी थी 10वीं, जी सर, जी ताकि इन दलों पर जो आयाराम गैराम की भूमिका निभा रहे हैं, आज सत्ता में इधर के लिए, आज इधर के लिए, तो उन पे अंकुश लगाने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए ये सारी बातें संवैधानिक बाध्यताएं जोड़ी गई 10वीं अनुसूची में। और इसका मामला भी राजस्थान में देख सकते हैं हम। हाँ सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। राजीव गांधी सरकार के टाइम पे 10वां ये जो है 52वां संशोधन जोड़ा गया। ये दल बदल की जो बात है कि एक दल से विधायक जीत कर आता है, बाद में पता नहीं ये स्वहित है, राजनीतिक घटनाक्रम है, या लोकतंत्र का यही असली स्वरूप है। जैसा भी है, वर्तमान राजस्थान में जो भी सरकार की स्थिति बनी है, इसमें दल बदल कानून की क्या भूमिका रहेगी सर? देखो सर, बात क्या है कि हमारे जो संविधान, जो संवैधानिक बात है, संवैधानिक पहलू है, हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून की बात बताई गई है, जिसमें यह बताया गया है कि दल बदल क्या माना जाएगा, दल बदल करेगा तो क्या होता है। जी सर। हाँ। अगर कोई व्यक्ति है किसी राजनीतिक दल से, मैं 1 मिनट बच्चों को कहना चाहूंगा, आप लास्ट में 5 मिनट दी जाएंगे आपको अपने सवाल रखने का, अपन जवाब देने का। जी जी जी। हाँ। तो ताकि क्या कि हम भी इस चीज पे फोकस कर पाए और आप भी कुछ चीज सीख पाओ। अपने सवाल लिख लो, 5 मिनट आपको दी जाएंगे, अपने सवाल जो जो पूछना हो वो सारी की सारी हम आपकी जिज्ञासा शांत करेंगे। तो 10वीं अनुसूची में बताया गया है कि 10वीं अनुसूची के, जैसे कल परसों मीडिया में आ रहा था कि पैरा 2 10वीं अनुसूची के 1, 2, 3 ऐसे सेक्शन है। तो 2 सेक्शन में दल बदल के बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, चुनाव जीतने के बाद, सदस्य बनने के बाद, अगर वह स्वेच्छा से उस दल को छोड़ता है, दल बदल माना जाएगा। अच्छा। अगर कोई सदस्य जो दल, एक दल से निकलकर दूसरे दल में चला जाता है, वो दल बदल माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जो नॉमिनेट हुआ है, मनोनीत होते हैं जैसे राज्यसभा वगैरह में, जी हाँ, अगर वो किसी दल में शामिल हो गया, दल बदल माना जाएगा। अच्छा। अगर ऐसा कुछ करता है, कोई दल बदल करता है, तो उसको सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है। बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन इसमें लूप होल भी क्या है? अभी बच्चों की जिज्ञासा हो रही होगी कि साहब बसपा वाले तो राजस्थान में कांग्रेस में मिले, हाँ, पिछली गहलोत में मिले थे, लेकिन अगर किसी दल के 1/3, जी हाँ, 1/3 सदस्य दल से अलग होते हैं, तो दल का प्रथखंड कहलाएगा। वो दल बदल नहीं कहलाएगा। वो दल बदल नहीं। दूसरी बात हो रही है, यहाँ अगर किसी दल के 2/3 से ज्यादा सदस्य किसी दल में मिल जाएंगे, वो दल का विलय कहलाएगा। और राजस्थान में बसपा का विलय हुआ था, इसलिए वो दल बदल की श्रेणी में नहीं आए थे। जी सर। तो अभी जो वर्तमान में राजस्थान में जो चल रहा है सर, तो राजनीतिक जो घटनाक्रम चल रहा है और जो भी नंबर राजस्थान में चल रहे हैं, दल बदल के तहत अगर सदस्यता चली जाती है, तो दल बदल जो 10वीं अनुसूची है, उसमें कोई ऐसा प्रावधान है कि जैसे एक तो आपने बताया 1/3 सदस्य एक साथ अगर जाए, लेकिन ये भी सर एक पूरा समूह, जैसे अखबारों में मीडिया में पता चल रहा है, ये भी एक पूरा समूह ही जा रहा है। तो एक समूह अपने दल से पूरी तरह सहमत नहीं है, इतना बड़ा समूह अपने दल के किसी कार्य से सहमत नहीं है, तो संविधान ने ऐसे सदस्यों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ किया हुआ है सर? देखो सर, जैसे अभी आजकल आपने और बच्चों ने सब न्यूज़पेपर से जुड़े रहते हैं, हाँ, सुना होगा एक विहिप कि साहब 19 विधायकों को नोटिस दिया, ये दिया। विहिप क्या है बताने को अभी अपन चर्चा करें, नहीं फिर अलग से रख सकते हैं क्लास इसके लिए। नहीं, इसके लिए अलग से क्लास लेकर आएंगे। हाँ, वो तो दल बदल को थोड़ा सा बता दे अपन क्या करेंगे। हाँ, देखो, हाँ, विहिप के आधार पर, विहिप के आदेशों की अवहेलना के आधार पर 19 विधायकों को नोटिस दिया। क्या विहिप होता है आधे से बच्चों को पता नहीं होगा। राजनीतिक दल में अनुशासन बनाने के लिए एक पद होता है जिसे विहिप कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है सचेतक। हर पार्टी में होता है ये।
सत्तारूढ़ दल का विहिप सरकारी हो जाएगा। भाई सरकार सत्ता में है तो कांग्रेस का सचेतक जैसे कि अपने महेश जोशी साहब, तो सरकारी सचेतक हो गई है। जी हाँ। तो सचेतक का काम होता है कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखना एक तरह का। जी सर। जैसे सदन में कोई विधेयक है, कोई विधेयक लाया जाता है तो विधेयक में सदस्यों को उपस्थित होना है, उपस्थित नहीं होना, मतदान पक्ष में करना है या नहीं करना, ये सब बनाए रखने के लिए विहिप होता है। अब मामला ये उठा अपने यहाँ राजस्थान में कि जो हाई कोर्ट के पास याचिका लगाई है पायलट साहब के जो गुट के जो विधायक हैं, उनका मानना है या विपक्ष वालों का मानना है कि साहब ये जो विहिप है, ये जो सचेतक है, ये विहिप जो आदेश दे सकता है ये सदन के अंदर दे सकता है, सदन के बाहर नहीं। ऐसा अच्छा। नहीं कि पार्टी वाले कहेंगे शाम को साहब वहां पहुंचना है। हाँ। अच्छा, सदन की कार्रवाई के लिए दे सकता है। ये बात लेके हाई कोर्ट में गए हम, माननीय उच्च न्यायालय क्या देता है निर्णय। लेकिन बात अगर देखो सचेतक है, नहीं तो संवैधानिक पद है। हाँ। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। उल्लेख नहीं है। जी सर। तो ये संसदीय नियमों में प्रक्रिया की ब्रिटिश परंपरा से लिया हुआ है, ये है। तो सचेतक का जब पार्टी का अनुशासन होता है तो अनुशासन वो, जहां तक मैं देखता हूं इसको समझता हूं, तो ये अनुशासन कहीं भी हो सकता है। जी। क्योंकि अगर सचेतक के आदेशों की अवहेलना होती रहेगी तो पार्टी में बिखराव होता रहता है। तो ये सचेतक के आदेशों का, एसओजी का कई मामले हैं, क्योंकि इसमें अपने को और लंबी इसको बहस बढ़ा सकते हैं। हाँ, इसको अपन अलग से लेकर आएंगे। हाँ, अलग से। ये रोहित जोशी जी एक प्रश्न कर रहे हैं, 1/3 का राजीव गांधी के ने किया था और 2/3 का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। रोहित जी, थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि जैसे 52वां संविधान संशोधन था जो दल बदल के संबंध में 10वीं अनुसूची से था। हाँ। इसके बाद में 91 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भी 10वीं अनुसूची में कुछ प्रावधान जोड़े गए। जी सर। हाँ। ठीक है, जो 2003 में होता है ये। तो 2003 के समय 1999 से 2004 के दौरान वाजपेयी साहब की सरकार रही। जी सर। एनडीए का गठबंधन था। हाँ। तो ये बात 2003 की 91 संशोधन की बात थी, जिसमें 10वीं अनुसूची में कुछ जोड़ा गया। और रोहित जी आपने पढ़ा होगा कि दल बदल को रोकने के लिए मंत्रियों की संख्या भी डिसाइड की गई कि मंत्री परिषद कितना हो सकता है। जैसे आज केंद्र में लोकसभा का 15% हो सकता है अधिकतम मंत्री, जिसमें पीएम शामिल है। ऐसे राज्यों में अधिकतम 15% हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हमारे देश में गठबंधन राजनीति आ गई तो क्या है, दल सौदा कर करके जुड़ते जाते हैं। हमारे 2 मंत्री हमारे दे दो, हम दे देंगे, 2 मंत्री हम दे देंगे। तो इसलिए अगर किसी पार्टी से अलग होकर, जैसे आज छोटी सी बात बताऊं, कांग्रेस के 1/3 1/3 सदस्य अलग हो गए। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी के साथ मिलते, किसी पार्टी के मिलकर सरकार बनाते हैं, अगर मंत्री बनाया जाता है तो उसे 6 महीने में चुनाव लड़के आना होगा। ये 91 में संसद द्वारा जोड़े गए। अच्छा। तो रोहित जी, अलग से दल बदल का, सचेतक का अलग से एक स्पेशल चीज रखेंगे, क्योंकि अब टाइटल अपना जम्मू कश्मीर का है, चीजें दल बदल की मिलेंगी तो बच्चे भी कहेंगे गुरुजी एक में न समेट दिया सारा, क्या जल्दबाजी ऐसी है। नहीं, दल बदल कानून के लिए हम अलग से एक परिचर्चा लेकर आएंगे। आप जो भी लोग हैं जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप में से कोई भी जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, जिसी जाखड़ सर, अब हम जो कि इस परिचर्चा के अंतिम दौर में आ गए हैं, आप कोई भी परिचर्चा पूछे, ये एक्सपर्ट चैनल वाले हैं। संसद में जब अधिनियम पारित होता है तो मूल संविधान में काट छाट होती है या नहीं? अब एक्सपर्ट जी थोड़ा सा बात है इनकी, सवालों काट छाट के, लकड़ी का बक्सा तो है नहीं, उसको छिल छिल के करेंगे। तो थोड़े से एक भाषा का सही सदुपयोग किया करो कि हम सवाल कैसे, क्या कि सवाल समझ में आए। एक्सपर्ट जी आपको बताऊं कि संविधान में काट छाट का मतलब जोड़ना और प्रावधान हटाना, इस भाषा का ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात, केशवानंद भारती मामला जो 1973 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में कोई भी संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। जी। बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती। तो एक्सपर्ट जी, संविधान का जो मूल ढांचा है, मूल संविधान नहीं है, मूल संविधान तो मूल ही है, मूल ढांचा एक अलग कॉन्सेप्ट है जो 1973 में दी गई थी। तो आज मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता, बाकी संविधान में कहीं भी संशोधन हो सकता है। जी सर।
एक ये मिस्टर मान सिंह गुजर हैं, ये एंटी डिफेंस लॉ कब लागू हुआ ये पूछना चाह रहे हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो लाया गया था वो 1985 में लाया गया था, 1986 में उसके वो 10वें अनुच्छेद जोड़ दी, वो लागू हो गया। यस, एंटी डिफेक्शन लॉ जो दल बदल कानून से संबंधित था। ये आप बड़ी देश भावना से आवेश में आकर एक बात पूछ रही हैं। कुमार वैभव, पीओके में सीपीईसी पर सरकार एक्शन क्यों नहीं ला रही है, प्लीज़ डिस्कस। जरूर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज शाम को जीसी जाखड़ सर की केंद्र सरकार के साथ मीटिंग हम फिक्स करेंगे। फिर से केंद्र सरकार से राजनीतिक मुद्दे हैं उनके, ये राजनीतिक मुद्दों पर हम बात नहीं करते, सरकार से हम सवाल नहीं करते। यहाँ पर हम एक कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, जो आरएस मेंस को पास करके इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो, और जो राजस्थान में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो, ऐसी विषय वस्तु जो उनके एग्जामिनेशन हॉल में काम आ सके, उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे। अच्छे सवाल हैं, जैसे एनआर बेनीवाल के ऐसा क्या कारण रहे होंगे जिसका कारण उनसे 300 लागू किया गया। बेनीवाल जी, कोई भी बात होती है, आज जैसे कि वही बात है ना, आज कांग्रेस से अलग जो विधायक हो रहे हैं दूसरी पार्टी में मिलते हैं, उनकी शर्तों पे मिलाया जाता है। जब जम्मू कश्मीर का विलय किया गया, तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी कि वो शर्तें माननी पड़ी। अब उस समय की परिस्थितियां थी, आज हम उनके ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते, क्योंकि उस समय जो भी विद्वान लोग थे उन्होंने अपनी परिस्थितियों के अनुसार अच्छा किया। मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी को गलत सही ठहरा सकूं। जो तत्कालीन परिस्थिति में निर्णय लिया गया, मूल ढांचे से क्या तात्पर्य गोविंद जी? बहुत अच्छा सवाल है। मूल ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर। आज जैसे कोई बिल्डिंग है जी सर, आप भी कहीं बाहर रह के कमरा लेके कहीं पड़े होंगे, किराएदार के रूप में हम कमरा लेते हैं, तो मकान मालिक कहता बेटा इसमें कुछ बिगाड़ेगा नहीं, जैसा आएगा वैसे ही खाली करके जाएगा। जी सर, हाँ। तो मतलब उसका ढांचा नहीं बिगाड़ सकते। तो संविधान की ऐसी बेसिक बातें जिन पे शासन प्रणाली सब कुछ टिका हुआ है, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। और बेसिक स्ट्रक्चर में, मूल ढांचे में क्या शामिल होगा, ये डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट। बहुत अच्छी बात। और आज 31 अक्टूबर 2019 के बाद से भारत के संविधान के सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होते हैं। अब चाहे एक एक पोर्शन पूछो और एक लाइन में सारी बात आ गई, एक लाइन में सारी बात आ गई कि जम्मू कश्मीर में सारे। ये गणेश सैनी जी बोल रहे हैं सर आपके लिए। जाखड़ सर आपको प्रणाम, आप तो पॉलिटिकल साइंस की एक चलती फिरती डिक्शनरी हो। यस गणेश सैनी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षकों को आप अप्रिशिएट करते हुए आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार आप अपने योग्य शिक्षकों को अप्रिशिएट करते चले जाएं और योग्य शिक्षकों के द्वारा दिखाई गई राह पर आप चलते जाएं, तो 100% आप लोगों को सफलता मिलेगी। और इनको तो अपन तो रचनात्मक आलोचना का मौका देते हैं। हाँ, रचनात्मक आप आलोचना करो, जहां हमारी कमियां दिखती हैं आलोचना करो। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपसे प्रेरणा मिलती है, हमें आलोचनाओं से मिलेगी, प्रशंसा भी मिलेगी। लेकिन प्रशंसा करो, उससे बेहतर ये लगे कि आप हमारी एक्चुअल कमियां बताओ। जी हाँ, जी हाँ, ताकि हम और आगे चीजें नई सुधार करते रहे। हाँ। अंकुर जी का बड़ा सवाल चल रहा है, पायलट टीम को पार्टी से बर्खास्त किया गया है तो वापस वोट डालेंगे क्या जनता एमएलए का? अंकुर जी, पार्टी से बर्खास्त होने पे मतदान नहीं होता, सदस्यता विधानसभा की समाप्त होने पे उपचुनाव होते हैं या चुनाव दोबारा से होते हैं। अगर विधानसभा का सदस्य नहीं रहते हैं तो चुनाव करवाएंगे, तो चुनाव होंगे। पार्टी से इसका क्या लेना देना है? पार्टी से बर्खास्त हो जाए, लेकिन अगर वो एमएलए रहेंगे तो फिर चुनाव का कोई लेना देना नहीं। वो तो जब शंकर लाल जी, कांग्रेस सरकार बच पाएगी क्या? गहलोत साहब से पूछो। ये क्या है कि संभावनाएं हैं। शंकरलाल गुर्जर जी, आप जो है अभी अपने रोजगार के लिए आप प्रयास करें। ये राजनीति है, ये लोकतंत्र है, ये सभी बातें समय काल खंड के अनुसार चलती रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में जितने भी छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, राजनीतिक उठापटक से संबंधित उन्हें ज़्यादा गहराइयों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में उन बातों का ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। हंसिका जी का यही सवाल है। जी हाँ, हंसिका जी, हाई कोर्ट के डिसीजन का इंतजार है कल तक। जी हाँ, यही मामला उठा है कि क्या बाहर लागू हो सकता कि नहीं हो सकता, ये हाई कोर्ट जवाब देंगे, कल देंगे। तो कल हमें इंतजार रहेगा इस जवाब का। आप भी ध्यान रखना, नहीं हम आपको सूचना मिशन के यूट्यूब पे मिलती रहती हैं, करंट की चीज़ें मिलती रहती हैं। जी सर, एक बात और मैं सर आपसे पूछना चाहता हूँ, इस समय का लाभ उठाना चाहता हूँ। आरएस मेंस
जिन्होंने पास किया है अभी और जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, एक बेसिक छात्र जिसका पॉलिटिकल साइंस विषय नहीं रहा है लेकिन वो अब आरएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, तो सर वो संविधान के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनकी तैयारी करके जाए जो इंटरव्यू बोर्ड उनको पूछ सकता है? केवल संविधान के ऐसे क्षेत्र जिनसे संबंधित इंटरव्यू बोर्ड अभी प्रश्न पूछ सकता है। अभी जो हाल ही में जैसे एक तो लेटेस्ट जो संशोधन हुए हैं संविधान में, जी सर, हाँ। जैसे अभी 104वां हुआ था, ईडब्ल्यूएस के बारे में पिछड़े वर्ग की बात है, जी सर। नया पिछड़ा वर्ग आया, आरक्षण दिया, आरक्षण के संबंधित कि जो केशवानंद भारती मामला हुआ था उससे पहले उसके बाद जो मामले खास रूप से हुए कि संविधान में जो आरक्षण की बात थी, इंदिरा साहनी मामला था, मंडल आयोग केस था, जब सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा का निर्धारण कर दिया था कि सामान्यतः, तो अब जो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और आरक्षण बढ़ा, तो क्या उस सीमा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय है? सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो काफी दिन तक बंद रहा, इंटरनेट सेवाएं बंद रही, इसमें सुप्रीम कोर्ट के नए डिसीजन आए, मूल अधिकारों में नए डिसीजन दिए गए, ये एंग्लो इंडियन के संबंधित मनोनीत किए जाने के प्रावधानों को भी अभी सीज किया गया, तो ये लेटेस्ट संशोधन है, इनके बारे में ये पूछे जा सकते हैं। एक दिन अपन करंट की जुड़ी हुई सारी चर्चाएं करेंगे। जी 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 सर। एक सुनील जांगीड़ जी हैं और आपके बहुत गजब के प्रशंसक ये लग रहे हैं, आपके बड़े गजब के दीवाने लग रहे हैं सर जी। रीट में साइंस के लिए ऐप पर जाखड़ सर की क्लास नहीं आ रही है। सुनील जांगीड़ साहब, जाखड़ साहब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं ना हमारी भी। अच्छा, पॉलिटिकल और एक साइंस तो होगी ना सर हमारी भावना। और ये लिख रहे हैं कि इन्होंने एडमिशन आपको देखकर ही लिया था। सही बात है। तो सुनील जांगीड़ साहब, अब तक कितने संशोधन हो गए? 104 हो चुके हैं। सुनील जांगीड़ साहब, आप इतने भोले हैं, इतने मासूम हैं और जाखड़ साहब के ऐसे दीवाने हैं। साइंस में संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था और राजनीति विज्ञान से संबंधित रीट लेवल सेकंड साइंस मैथ्स के पार्ट में इससे संबंधित कोई भी यूनिट नहीं है। तो आपने साइंस मैथ्स में एडमिशन लिया है जाखड़ साहब को देखकर, तो आप धन्य हैं कि चाहे आपका सिलेबस कुछ भी हो लेकिन आपको पढ़ना जाखड़ सर से है। जरूर। वाह, क्या बात है आपकी जाखड़ साहब के प्रति आपके समर्पण की। मान सिंह जी का बार बार सवाल एसओजी को लेकर है। एसओजी का जो गठन होता है, इसका गठन क्या है, संरचना क्या है, क्या ये कार्य करती है, इसका अलग से बताया ना इनको कि सब्र रखो थोड़ा सा, अपन दल बदल में सारा लेके आएंगे। हाँ, एसओजी के सारी। ये सचिन शर्मा जी लिख रहे हैं जाखड़ सर को अपने ओल्ड स्टूडेंट का गुड इवनिंग। वेरी गुड, जरूर जरूर गुड इवनिंग। हाँ, और प्रवीण कुमार जी, आप बहुत बार पूछ रहे हैं व्हीप क्या होता है। सर ने व्हीप के बारे में बता चुके हैं और बहुत अच्छी व्याख्या सबने की है। दल में एक पद होता है जो सचेतक कहा जाता है, अंग्रेजी में व्हीप कहते हैं, और इसका काम होता है पार्टी में अनुशासनात्मक व्यवस्थाएं करना, पार्टी के सदस्यों को एकजुट रखना, सदन में एकजुट रखना, मतदान करने के लिए। तो ये व्हीप एक पद है राजनीतिक दल में। जी हाँ, तो ये सारी आपकी जिज्ञासाएं थी। जाखड़ सर एक बच्चे हमारे जो हैं परीक्षाओं को लेकर बड़े वो इनमें तनाव भी है, अवेयर भी है, जिज्ञासा भी है, क्यूरियोसिटी भी है। कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब होगा, पटवार का एग्ज़ाम कब होगा, रीट का एग्ज़ाम क्या होगा, रीट का सिलेबस बदलेगा क्या, आपको क्या लग रहा है, ऑफलाइन कोचिंग कब स्टार्ट होगी, ऐसे सभी प्रश्नों को लेकर हम एक परिचर्चा लेकर आने वाले हैं। और वो ऐसी परिचर्चा हम लेकर आएंगे अगले हफ्ते को बुधवार को रात 8 बजे, जिसमें आपको हर एग्ज़ाम की लगभग घोषित डेट पटवारी की हो ही गई है। रीट के बारे में या तो तब तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, नहीं तो हम आकर आपको ऑथेंटिक क्लियर यहाँ पर कर देंगे। और ये महेंद्र सिंह सोलंकी जी बता रहे हैं कोचिंग कब से आना है आदरणीय, आप लोगों के दर्शन की बहुत अभिलाषा है। महेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब, छात्रों के बिना कोचिंग के सुनी पड़ी है, सड़कें सुनसान हैं, दीवारें तक जरा तक आपको याद कर रहा है, लेकिन स्थितियाँ इतनी बिगड़ी हुई है कभी चाह कर भी सरकार भी अनुमति नहीं दे सकती है, और सरकार अनुमति दे भी दे तो हम सभी लोग या हमारी जैसी जितनी भी संस्थाएं हैं
वो कोचिंग चला पाएगी। ऑफलाइन ये बहुत मुश्किल है, जब तक कोरोना की दवाई नहीं आ जाए, कोई वैक्सीन नहीं आ जाए और इस महामारी का प्रकोप जब तक कम नहीं हो जाए, तब तक ऑफलाइन कक्षाएं चलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अगर कोचिंग कक्षाओं को चलाने की अनुमति दे भी दे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कोचिंग संचालक इन परिस्थितियों में कोचिंग चलाएगा कि अगर एक भी जना इन्फेक्टेड आ गया तो बाकी के छात्रों के जीवन और भविष्य और लाइफ की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो ये बहुत बड़ी रिस्क है, बहुत मुश्किल अभी है कि ऑफलाइन कक्षाएं निकट भविष्य में प्रारंभ हो सकती है। इसलिए ही मिशन की ऐप लाई गई है, जो मिशन परिवार से जुड़े छात्रों को फ्री में सारी कक्षाएं प्रोवाइड करा रही है। और जो मिशन परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं, मिशन के योग्य शिक्षकों की बहुत व्यवस्थित तरीके से आने वाले 1-2 दिन में मिशन की ऐप में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। बहुत अच्छी कक्षाएं बहुत अच्छे स्वरूप में आपके पास आने वाली है, वो हम लेकर आएंगे। NR बेनीवाल जी, आप पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रचना सैनी जी बता रहे हैं, सर जी हमारे पर कृपाएं बना रखिए। यस, जाखड़ सर की कृपा सभी छात्रों पर है। तो हम सारी कक्षाएं जो है वो आपके प्रोवाइड करा ही रहे हैं। आप सभी को, विष्णु जोधा जी, सोनू गुप्ता जी, प्रकाश सैनी जी, मान सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज की इस परिचर्चा में आप और आपके जितने भी साथी हैं जो कि आज की इस परिचर्चा को पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको उन सभी लोगों को अवेयर करके इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में, राज्य पुनर्गठन के बारे में GC जाखड़ सर ने जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर संविधान में जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर और जो भी 2019-20 में हुआ है उस परिवर्तन को लेकर जो तथ्यात्मक बातें आपको बताई है, और जिस प्रकार से सर ने समझाया है, राजस्थान क्या हिंदुस्तान की किसी भी परीक्षा में अब आप लोगों को परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो आप सभी लोगों का इस परिचर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर संविधान के विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ, एक दिन हम परिचर्चा अगर आप सभी चाहेंगे तो GC जाखड़ सर के साथ ये जो अभी भारत चाइना में जो प्रॉब्लम चल रही है, इसका मीडिया में आप कुछ और सुन रहे हैं, इसका यथार्थ कुछ और है, उसके ऊपर भी एक परिचर्चा हम लोग लेकर आएंगे, ताकि आप लोगों की न केवल जिज्ञासा पूरी हो, आने वाली परीक्षाओं में भी इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हल हो जाए। तो मैं GC जाखड़ सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जाखड़ सर, राजस्थान के हर स्टूडेंट की तरफ से, राजस्थान के हर युवा की तरफ से आपने जो अपना अमूल्य समय इनके लिए दिया है, इस निःशुल्क परिचर्चा में आपने आकर, ये और भी बहुत सारे छात्र हैं जो आपसे बहुत कुछ अभी जानना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इन छात्रों का आपसे मोह भंग हो ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है इन छात्रों को कि आप रात भर बोलते ही चले जाए और ये सुनते ही चले जाए। एक संदेश इन छात्रों के लिए आपकी तरफ से, ताकि ये 2020-21 में अपने जीवन को संवार सके। संदेश तो क्या है कि दोस्तों देखो, कोरोना का दौर चल रहा है, उतावलापन हमें दिखाना नहीं है, तसल्ली के साथ पढ़ें, लेकिन पढ़ें उसको जितना उसको आप याद कर सको। आज क्या है कि आप YouTube पे देखोगे, सारा दिन आप मोबाइल चलाते रहोगे, नई नई चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आप वहीं रुको जहां आपके लिए लगे कि हमारे फ़ायदे की बात है। और आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, निरंतरता जारी रखो, निरंतर पढ़ते रहो, कंटिन्यूटी बनाए रखो। आप सोचो कि आज ही सारा दिन कर दूंगा मैं, वो संभव नहीं है। आज कर दोगे, कल थक जाओगे, फिर कम हो जाएगा। तो आप कंटिन्यूटी बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ो, डिसाइड कर लो कि मेरे को ये क्लास देखनी, इसके बाद में मेरे को नोट्स बनाने हैं। तो तरीके से चलो, कोरोना काल भी बीत जाएगा और सफलता भी आपके पास पहुंच जाएगी। लेकिन वो तावलेपन से नहीं होगा। एग्जाम कब होगी कब नहीं होगी, ये होती रहेंगी। ये पास कब कर पाओगे? जब आपकी तैयारी मजबूत होगी। और तैयारी मजबूत कब होगी? जब आप उसके लिए आप समय निकालोगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और घर में रहते हुए आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ें। जल्दबाजी कुछ है नहीं। महेंद्र सिंह सोलंकी जी बोल रहे, एक जोश भरी बात बताओ।
एक जोश भरी बात आपको क्या बताए जोश महेंद्र भरी जी? बात ये है कि आप जीत जाओगे, कोरोना से भी जीतोगे और अपनी सफलता की लड़ाई भी जीतेंगे। बस अपने आप पे भरोसा रखें, घबराएं नहीं। चाहे एग्जाम 2 महीने में और चाहे 4 महीने में हो, आप में करने की क्षमता है और आप कर सकते हैं। तो यही जोश है महेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब कि जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों पर चिरागों को ना जलाइए, आग अब पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। इसलिए आप अपनी तैयारी, अपना प्रतियोगिता परीक्षा और अपना भविष्य का गोल स्वयं निर्धारित करिए और इस राह पर एक कर्मठ योद्धा की तरह आप चल पड़िए। 100% आपको सफलता मिलेगी। मेरी तरफ से, जीसी जाखड़ सर की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम एक और नई परिचर्चा जीसी जाखड़ सर के साथ, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो लेकर आएंगे। तब तक जय भारत, जय हिंद, जय राजस्थान।